हाय एवरीवन, दिस इज अमन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने सी प्रोग्रामिंग कोर्स के लेक्चर 2 की। जैसा आपको पता है कि ये नाइलिट ओ लेवल एग्जाम के लिए सी प्रोग्रामिंग कोर्स का 40 लेक्चर्स का कोर्स है। तो जिसमें हम लोग लेक्चर 1 में सी की प्रोग्रामिंग की बेसिक चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब हम लेक्चर 2 में इस कोर्स में आगे बढ़ने जा रहे हैं। और बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो देखने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सी स्टार्ट कर दी थी। हमने आपको बताया कि सी क्या है, ठीक है ना। ये भी हमने बताया कि सी कब स्टार्ट हुई, किसने डेवलप की, कैसे बनी, सी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये भी हमने लास्ट लेसन में बताया, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि सी कहाँ-कहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है ना। तो चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो कंपाइलर्स हों, चाहे वो एडिटर्स हों, चाहे वो इंटरप्रेटर्स हों और चाहे चाहे आपका एंड्रॉयड की कोड लाइब्रेरीज़ हों, ठीक है ना। सभी जगह सी इस्तेमाल हो रही है। और चाहे आपकी जितनी भी लैंग्वेजेज़ इस समय मार्केट में हावी हैं, डोमिनेट कर रही हैं, चाहे वो पाइथन हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है ना। उन सब की जो कंपाइलर्स हैं वो सब इसी सी में ही बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको सी को गॉडेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं, ठीक है ना। कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ये गॉडेस है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद हमने बात किया था, पहला प्रोग्राम भी बात कर ली थी, उसको हमने रन करा के भी दिखाया था। तो आपने प्रोग्रामिंग में जान लिया था कि जो है आप कैसे इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट आपने अच्छे से जान लिया था। स्कैनफ स्टेटमेंट भी आपने अच्छे से जान लिया था, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट आपने जान लिए थे, प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई अगर एवरेज निकालने का एक प्रोग्राम आपको करना हो, ठीक है ना, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। हमको देखिए एक चीज़ हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जब भी क्लास को करने बैठें तो एक कॉपी, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठें, ठीक है ना। तो इस तरीके से खाली आप देखते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। खाली देख के कुछ नहीं होने वाला है, आप कॉपी और पेन लेके बैठें, ठीक है ना। अगर पॉसिबल, अगर किसी के पास सिस्टम है तो वो सिस्टम पे भी साथ एट द सेम टाइम करता रहे, ठीक है ना। और अगर नहीं है, अगर अगर आप बाद में करना चाहें तो बाद में करें, लेकिन एटलीस्ट नोट्स ज़रूर बनाएं क्लास के दौरान। तो अब जैसे हमने कहा कि ये प्रोग्राम है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कहा 5 नंबर्स ले लिए हैं, तो अब उनको सम निकालना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबको इनपुट कराया है सिंपल वे में। तो यहाँ इनपुट हो गया है, आप देख ही रहे हैं। इनपुट करने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर एक सम निकाल लिया है। तो इसको जो है यहाँ पर सम निकाला गया है। सम सबको इनपुट करा लिए, अभी 5 वेरिएबल डिक्लेयर करा लिए। कल हमने देख लिया था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है। इस ये M1, M2, M3, M4, M5 डिक्लेयर होने का मतलब है कि 5 अलग-अलग लोकेशन बन गई। एक का नाम M1, एक का नाम M2, एक का नाम M3, एक का नाम M4। और कितने बाइट लिए? 2-2 बाइट लिए। सम सम नाम की भी एक लोकेशन बन गई और उसमें साथ एट द सेम टाइम हमने उसको डिक्लेयर करने के साथ-साथ उसकी एक इनिशियल वैल्यू भी डाल दी, ठीक है ना। देखिए कई चीजें होती है, एक होता है डिक्लेरेशन, ठीक है ना, एक होता है इनिशियलाइजेशन ना। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में फर्क है। डिक्लेरेशन क्या है, अगर हमने कहा इंट M1 किया, ठीक है ना, तो उसके डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि भाई आपने यहाँ पर जो रैम है, रैम के अंदर एक स्पेस मिल गया M1 को, ठीक है ना। तो ये हो गया और उसका एक नाम पड़ गया M1, ठीक है ना। उसने एक लोकेशन ले लिया 2000, ठीक है ना। तो ये हुआ डिक्लेरेशन। ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो इतना काम हुआ, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, ठीक है ना। अब इनिशियलाइजेशन क्या हुआ, अगर इस M1 में कुछ वैल्यू पड़े, ठीक है ना, तो वो इसका इनिशियलाइजेशन हुआ। अगर ये हमने डिक्लेरेशन हुआ तो डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट हम क्या हुई, डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट हुई इंट इंट M1 इज इक्वल टू, अब हमने कहा इंट M1, ये डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है। इनिशियलाइजेशन की क्या स्टेटमेंट है, M1 इज इक्वल टू 80 82,
ये स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन की है। तो इंट m1 वो पहला डिक्लेरेशन, m1 इज इक्वल टू 82, ये क्या है, ये इनिशियलाइजेशन। समझ में आ रहा ना? तो डिक्लेरेशन का मतलब मेमोरी को इंट्रोड्यूस करा दिया गया, मेमोरी एलोकेट भी हो गई, लेकिन उसमें वैल्यू नहीं पड़ेगी, इसमें पढ़ना क्या, अभी ब्लैंक है। अब जब इसमें वैल्यू भी पड़ जाए ना, तो साथ में तो उसमें अब इनिशियलाइजेशन हो गया कि हाँ इसमें वैल्यू आ गई, ठीक है ना भाई। इसीलिए डिक्लेयर किया गया था कि 82 रखना था या कोई भी नंबर रखना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम ये काम एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंट m1 इज इक्वल टू 82, दो लाइनें अलग अलग ना लिख के, अगर हमें वैल्यू पता है तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी वैलिड है सी में ना, लेकिन हमने कहा कि अगर हमें यूजर से इनपुट कराना है तो ये हमने यूजर से इनपुट कराया, कल हमने इनपुट करा के दिखाया था, ठीक है ना। तो यहाँ आपने इंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1 ये आपने इनपुट कर लिया, इंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2 m2 में ले लिया, इंटर द मार्क्स ऑफ जो है सब्जेक्ट 3 ये सब ले लिया आपने। और ये जो आप यूज कर रहे हैं ना, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, बोलिए। इट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है ना। क्या कहलाता है ये, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब चूंकि इंटीजर है इसलिए ये क्या लाएगा, फॉर्मेट, ये जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये %d होगा। अगर ये इंटीजर ना होता तो ये %f होता, अगर फ्लोट होता, अगर ये वैल्यू, अगर ये कैरेक्टर होती तो %c होता, अगर ये स्ट्रिंग होती तो %s होता। समझ में आ रहा ना? तो ये बदलता रहेगा, ये हम देखते रहेंगे आगे ना। बाकी हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगा है, ये आपने देखा। एवरेज जो है वो हमने फ्लोट टाइप का लिखा है, इसका मतलब जो एवीजी वेरिएबल होगा वो मेमोरी की जो है कितनी मेमोरी लेगा, वो 4 बाइट लेगा, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगाया है, जैसे मैथ्स में करते हैं, सम निकालना, भाई एवरेज निकालना तो पहले तो सम निकालना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 कर लिया, फिर avg इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 5 कर लिया। अब इसका जो भी रिजल्ट आया वो avg में स्टोर हो गया, ठीक है ना भाई। इसमें अभी हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे ना, तो अब हमने कहा यहाँ पर इससे डिवाइड हो रहा है, इसका जो भी रिजल्ट आया वो एवीजी में आ गया, और फिर हमने उसको एवीजी को प्रिंट करा लिया। अब देखिए एवीजी चूंकि फ्लोट टाइप का है, एवीजी चूंकि फ्लोट टाइप का है इसलिए हम इसको क्या रख रहे हैं, इसको एफ में रख रहे हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो ये जो है आपने 5 नंबर्स यूजर से मांगे, उनका सम किया, ठीक है ना, उनको डिवाइड किया, ठीक है ना, और फिर जो है आपने उसको एवरेज में क्या किया, उस एवरेज में एवरेज को प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से किया गया है ना, उस तरीके से करने के बाद मांगा गया और उसने एवरेज क्या दे दिया, 70% एवरेज दे दिया है, वो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको करिएगा ना भाई। अब सी का तो हमने बताया ही आपको कि आप फोन पर भी जो है अपना इसका कंपाइलर डाउनलोड कर लीजिए और फोन पर भी आप चला सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है आपको कि आपको आपके पास कंप्यूटर नहीं है, ठीक है ना। फोन पर आप डाउनलोड कर लीजिए और जो है आप आराम से उसको रन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम करिएगा, 5 नंबर इनपुट कराइएगा और उसका टोटल निकालिएगा, सम निकालिएगा और फिर उसको डिवाइड करिएगा और फिर बताइएगा अगर ये आउटपुट आपका सही आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम सी के एक प्रोग्राम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है ना। तो उस स्ट्रक्चर में हमने कहा कि एक प्री प्रोसेसर कमांड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस होते हैं एंड कमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने कहा प्री प्रोसेसर कमांड्स, फंक्शन, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस, कमेंट। तो प्री प्रोसेसर कमांड्स क्या होते हैं, जब आपने ये प्रोग्राम बनाया तो इस प्रोग्राम में जो ये ऊपर वाली लाइन दिख रही है ये क्या है, प्री प्रोसेसर कमांड्स हैं, ठीक है ना। तो हैश प्री प्रोसेसर का सिंबल है, ठीक है ना। इंक्लूड, यहाँ पर जो भी चीजें आप इंक्लूड करेंगे वो इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है ना। फिर हैश इंक्लूड, यहाँ पर कोनियो डॉट एच, ठीक है ना। तो आप जो भी चीजें यहाँ पर इंक्लूड करेंगे वो यहाँ पर इंक्लूड होगी, ठीक है ना। तो जो भी आप हेडर फाइल करेंगे वो आएगी। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मान लीजिए आपको देना है, ठीक है ना, वो कोई भी वेरिएबल आपको ग्लोबली डिक्लेयर करना है,
तो आप हैश डिफाइन उसकी वैल्यू कुछ रख दीजिए और वो वेरिएबल आप पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने यहाँ पे मान लीजिए हैश आपने कोई नम दे दिया और वहाँ पे आप नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कई सारे प्री प्रोसेसर हो सकते हैं, कंडीशनल्स के भी होते हैं, हैश इफ, ठीक है ना, इफ एल्स, ये कई सारे के होते हैं, ठीक है ना, प्री प्रोसेसर कमांड। तो ये है प्री प्रोसेसर कमांड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फंक्शन। फंक्शन क्या चीज होते हैं? फंक्शन किसी भी प्रोग्राम में हमने कहा कि एक फंक्शन होना कंपलसरी है, बिना फंक्शन के काम नहीं होगा। फंक्शन एक तरीके से प्रोग्राम का एक उसका हिस्सा है, ठीक है ना। बिना फंक्शन के कोई काम नहीं होगा। और हमने कहा एक फंक्शन तो कंपलसरी है, कोई भी प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम नहीं कहला सकता जब तक कि उसके अंदर एक फंक्शन ना हो, ठीक है ना। तो एक फंक्शन तो होना ही चाहिए। इस प्रोग्राम में भी हमने कहा एक फंक्शन मौजूद है और उस फंक्शन का क्या नाम है? उस फंक्शन का नाम मेन है, ठीक है ना। ये जो फंक्शन मौजूद है हमारे प्रोग्राम में उसका नाम क्या है? मेन फंक्शन है। इसीलिए हर प्रोग्राम में एक फंक्शन का होना जरूरी है, वो क्या होता है? मेन, ठीक है ना। अगर ये नहीं होगा तो प्रोग्राम हमारा नहीं चलेगा। तो जो इन्वोक होता है, जो मेन प्रोग्राम हमारा चलता है, वो इसी से चलता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो फंक्शन, फंक्शन को हम बोल सकते हैं, फंक्शन आपका पूरा टॉपिक भी है इसमें, ठीक है ना। तो वो भी आप देख चुके हैं। तो फंक्शन हमने बताया कि फंक्शन बेसिकली जो है प्रोग्राम का एक छोटा हिस्सा होता है जिसमें आप कोड करते हैं, कोड लिखते हैं और वो कोड जो है किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए वो कोड इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें यहाँ पे मेन है तो मेन फंक्शन जरूरी है, इसमें पूरी कोडिंग लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आप अगर फंक्शन अंदर और नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन एक मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में जरूरी होगा। एक हेडर फाइल हो गया, जैसे यहाँ पर हेडर फाइल होगी उसी तरह मेन होगा। हेडर फाइल तो एक बार आप ना भी इस्तेमाल करें, तो अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया है जिसको हेडर फाइल की जरूरत है, तो बिना हेडर फाइल के काम हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बिना मेन के काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब जो फंक्शन होता है उस फंक्शन में कई प्रॉपर्टी होती हैं। एक उसका नाम होता है, जैसे ये मेन है। एक उसके पैरामीटर्स होते हैं, इसके अंदर जैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक होता है उसका रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप हमने कहा फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमें किस तरह की वैल्यू को वापस कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ पे गेट ch लगा रहे हैं और किसी तरह की वैल्यू को यहाँ पे वापस नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इसको वॉइड लगा के कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर पूछा जाए कि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने कहा कि जब हम आगे बढ़े तो ये फंक्शन, फंक्शन बेसिकली फंक्शन पूरा टॉपिक है, अभी हम आगे बात करेंगे भी ना। अभी ये जानिए कि हर प्रोग्राम में एक फंक्शन होना जरूरी है जिसको हम मेन फंक्शन बोलते हैं। दूसरी बात वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या चीज होती है? वेरिएबल्स वो नाम से जाहिर है, वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करे। एक दो चीजें होती हैं, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट का मतलब जो एकदम सॉलिड हो, उसकी वैल्यू ना बदले, ठीक है ना। हमने कहा दो चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, दो चीजें लिखी हुई हैं। मान लीजिए एक एक है, एक लिखा हुआ है इंट ए, ठीक है ना। अगर हमने कहा इंट ए है लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू एक बार में, अभी मान लीजिए ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ए की वैल्यू 6 है। दोबारा आपने ए की वैल्यू क्या की? ए की वैल्यू आपने क्या की? 9 कर दी। फिर आपने ए की वैल्यू 10 कर दी, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? वेरी हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं पे 10 लिखा हुआ है तो क्या उसकी उसकी वैल्यू बदल सकती है? 10 तो 10 ही रहेगा, 11 थोड़े हो जाएगा, चाहे यहाँ हो और चाहे आप मून पे पहुंच जाए, ठीक है ना। तो हमने कहा ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर कुछ वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, हमने कहा मान लीजिए अमन लिखा हुआ है, तो ये अमन ही रहना है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हमने कहा कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू बदलनी नहीं है, समझ में आ रहा है ना। उसकी वैल्यू वही की वही रहनी है ना। तो अब हमने कहा दो दो चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। लेकिन अगर हमने यहाँ अमन की जगह नेम लिख दें तो नेम, हमने कहा नेम बदल सकता है। नेम में मान लीजिए अमन है, नेम में अमित हो सकता है, ठीक है ना। तो नेम में नाम बदल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने कहा कि कांस्टेंट वो चीज होती है जो वैल्यू बदले ना, लेकिन वेरिएबल वो चीज होती है जो जो वैल्यू बदले, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो हमने कहा वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, एक कंटेनर होता है, इसको हम क्या माने, इसको एक कंटेनर माने, ठीक है ना। कंटेनर जो कंटेन करता है कुछ को। अब ये क्या कंटेन करता है, ये इसको हम कुछ इस तरीके से माने कि ये कंटेनर है, ठीक है ना, वो किसी भी तरह की वैल्यू को कंटेन करेगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि आप जैसे मान लीजिए कुछ आप घर में चीजें होती है ना, बर्तन होते हैं ना, ठीक है ना, वो कंटेनर होता है तो उसमें कुछ रखते हैं आप, ठीक है ना। तो अलग अलग कंटेनर होते हैं, हमने कहा कुछ रखने के लिए एक कटोरी होती है और एक ग्लास होता है, एक थाली होती है, तो अलग अलग चीजों को रखने के लिए आपके पास अलग अलग कंटेनर मौजूद हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ड्रम होता है, ठीक है ना, पानी की टंकी होती है। तो आप जितना बड़ा आपको डेटा रखना है उस हिसाब से आपके पास कंटेनर मौजूद है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से वेरिएबल भी क्या है, एक कंटेनर है। तो अब वो वैल्यू को रखेगा, अब ये डिपेंड करेगा, वो कंटेनर भी उसी तरीके का होगा कि उसमें किस तरह का डेटा रखना है ना। तो कंटेनर अगर हमने कहा इंट ए कर दिया तो इसका मतलब है 2 बाइट का कंटेनर है। कैर ए कर दें इसका मतलब 1 बाइट का कंटेनर है, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कैर स्ट्रिंग 300, अगर हम इसको लिख दें, ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं हम कैर एस्ट्रिक कैर str कैर ए 300, ऐसे लिख दिया हमने कैर ए 300, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, 300 कैरेक्टर की क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई। समझ में आ रहा ना, ये 300 कैरेक्टर की स्ट्रिंग हो गई। इसी को हम ये भी लिख सकते थे कैर ए खाली लिखते, तो कैर ए क्या होता, सिर्फ एक कैरेक्टर होता। इसी को हम लिख सकते थे इंट ए क्या होता, सिर्फ 2 बाइट का होता। इसी को लिख सकते थे हम फ्लोट ए क्या होता, 4 बाइट लेता, ठीक है ना। इसी को हम लिख सकते थे इसी तरीके से फ्लोट, डबल और तमाम चीजें कर सकते हैं जो भी डेटा टाइप है। अब सबका नाम ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये 300 बाइट ले रहा है ऊपर वाला, ठीक है ना। नीचे वाला कौन सी कितनी बाइट ले रहा है, नीचे वाला 2 ही बाइट ले रहा है, उसके सॉरी कैर एक ही बाइट ले रहा है। ये वाला 2 बाइट ले रहा है, इंटीजर वाला, फ्लोट वाला 4 बाइट ले रहा है। तो डिपेंड कर रहा है कि सब कंटेंट सब वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो अब हमने कहा उसके डेटा टाइप पर डिपेंड कर रहा है कि उसका साइज कितना है, ठीक है ना। लेकिन ये नाम इस तरीके से एक ही नाम नहीं देंगे आप। इसका नाम कैर ए दिया है तो इसका नाम बी, इसका सी, इसका डी, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया कि आप जैसा नाम रखेंगे उस हिसाब से वहां पर वो आपको मिलेगा, ठीक है। फिर अब बढ़ते हैं स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। देखिए प्रोग्राम में तो वेरिएबल अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम में क्या है, वेरिएबल हमने कहा m1 है, m2, m3, m4, m5 सम, ये सब वेरिएबल हैं, avg वेरिएबल है, सब वेरिएबल हो गए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि आगे क्या है। आगे हमने कहा स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस। अब स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हमने ये जो लिख रहे हैं ना, एक्सप्रेशन का मतलब है कि कुछ भी उसमें किसी भी तरह का डेटा का कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो वो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। या कोई भी कंडीशन चेक हो रही है ना, तो वो सब एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन अगर हम बात करें क्या है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमने कहा ये फ्लोट एवीजी लिखा है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, ये डिक्लेयर कर रहे हैं, ये भी एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर हमने कहा ये जो सेमीकोलन अगर जब लग जाता है, सेमीकोलन जब लग जाता है तो ये स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है ना। तो अगर हमने कहा, अब जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल सकता है m1, m2, m3, जैसे ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर जब ये लिखा हुआ है सम इक्वल टू, हमने कहा सम इक्वल टू m1, m2, m3, m4, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हमने कहा m1 प्लस m2 ही होता मान लीजिए, ठीक है ना, तो ये m1 m2 तो एक्सप्रेशन है। अगर इसी को हमको बनाना होता स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन में क्या जरूरी होता है, एक्सप्रेशन में आपको लगाना होता है अगर आपका सेमीकोलन लग गया, ठीक है ना। तो अब हमने कहा यही ऊपर वाली लाइन क्या कहला रही है, ऊपर वाली लाइन आपकी एक्सप्रेशन कहला रही है और नीचे वाली लाइन क्या कहला रही है, स्टेटमेंट कहला रही है, ठीक है ना। तो सी प्रोग्रामिंग में जितनी भी लाइन होती हैं, अगर पूरी एक सिंगल लाइन की बात करें तो वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट होती है। अगर उसमें से हम सेमीकोलन हटा लें तो वो लाइन क्या होती है, एक्सप्रेशन होती है। उसका कुछ अगर मतलब है आप कंपाइलर के लिए उस लाइन का, तो मतलब है कि वो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पर भी हमने कहा ये वाला ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, सॉरी ये नीचे वाला स्टेटमेंट है,
और ऊपर वाला क्या है, एक्सप्रेशन, ठीक है ना। C इक्वल टू A प्लस बी लिखा है एक्सप्रेशन, लेकिन C इक्वल टू A प्लस बी सेमीकोलन लिखा है, पूरी लाइन की बात है, तो वो स्टेटमेंट। अगर हम स्टेटमेंट काउंट करें तो इसमें कितनी है, तो हमने कहा ये कई सारी हमको स्टेटमेंट इसमें मिल सकती हैं ना। एक्सप्रेशन काउंट करें तो एक्सप्रेशन भी हम सेमीकोलन हटा के जब देखें तो ये कई सारी एक्सप्रेशन हो सकती हैं अगर कॉमा से सेपरेटेड है। इंट m1 m2 m3 m4 m5 सब कॉमा से सेपरेटेड है, कई सारी एक्सप्रेशन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, इसी में कई सारी एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है ना। आ रही है ना बात समझ में। अगर हमने कहा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है और इसको हम सेमीकोलन भी लगा देते हैं तो ये स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है। किसी को अगर कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो तुरंत जो है चैट में टेक्स्ट करिएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये स्टेटमेंट, ये पूरी स्टेटमेंट है, ठीक है ना, लेकिन इसकी कोई भी लाइन जिसका कुछ मतलब हो रहा है, ठीक है ना, वो क्या है, वो एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स, कमेंट्स क्या चीज होती है, कमेंट वो चीज होती है जो आप जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो जब आपको जो प्रोग्राम को रीड करने वाला बंदा है, जो दूसरा देखने वाला प्रोग्राम है, वो समझ पाए कोडिंग से कि इस लाइन पे ये हो रहा है, इस लाइन पे ये हो रहा है, इस लाइन पे ये हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करने के लिए हम चीजों को क्या करते हैं, हम कमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट का इस्तेमाल करने से प्रोग्राम में जो भी चीजें होती हैं, अगर हमने कुछ लिख दिया है कमेंट में, ठीक है ना, तो वो चीज हमारा जो कंपाइलर है, ठीक है ना, वो रीड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कमेंट को हमारा कंपाइलर रीड नहीं करेगा, मतलब उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज आपकी कमेंट में लिखी हुई है तो हमारा कंपाइलर उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। किस में कन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब उसके, भाई अभी क्या करता है, जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उस समय क्या होता है, जब भी प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तो उस समय हमारा प्रोग्राम, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो क्या कहलाता है, सोर्स कोड, ठीक है ना। और सोर्स कोड को बदला किस में जाता है, मशीन कोड में, ठीक है ना। तो सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम कौन करता है, कौन करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम, ठीक है ना। सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम हमारा कंपाइलर करता है, ठीक है। अब हमने कहा कि जब सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम हमारा कंपाइलर करता है तो उसको, अब हर लाइन को वो मशीन में बदलता है, हर लाइन को वो बाइनरी में बदलता है, ठीक है ना। तो अब हमने कहा लेकिन तमाम ऐसी चीजें होती है जिनको हम चाहते हैं कि वो बाइनरी में ना बदली जाए, ठीक है ना। तो वो काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में, मान लीजिए यहाँ पर हमको कुछ भी लिखना हो, ठीक है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब इस लाइन का ये जो लिखा हुआ है, अब आप हो सकता है आपको मतलब ना समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर प्रोग्राम में कमेंट दे दिया, ठीक है ना। क्या दे दिया, आपने कहा कि भाई ये जो है, ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एवरेज को कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कमेंट देने के लिए आप स्लैश लगाते हैं, एस्ट्रिक लगाते हैं, और यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप स्लैश लगाएंगे, यहाँ पे आपको देना है, ठीक है, और एस्ट्रिक लगाइए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए कैलकुलेटिंग एवरेज, ठीक है ना। तो अब देखने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, कि एवरेज को कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें हमें पता है कि एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए जो है यहाँ पर हम जो है मतलब डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। यहाँ पे हम चाहे पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं समझाने के लिए, ठीक है ना। तो अब ये कैलकुलेटिंग एवरेज लिख दिया, लेकिन अब इसको कमेंट कैसे लगाया जाता है, यहाँ पे कमेंट लगाने के लिए हमने कहा हम स्लैश लगाते हैं, फिर एस्ट्रिक लगाते हैं, फिर अब जो ये कैलकुलेटिंग एवरेज है उसको हमारा कंपाइलर सोर्स कोड में नहीं बदलेगा, ठीक है ना, सोर्स कोड में नहीं बदलेगा, ठीक है। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि जो है ये जान जाएगा कि यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये इस मार्क का मतलब ही यही है कि यहाँ से और यहाँ तक जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको तुम इग्नोर कर दो,
ठीक है ना। तो कमेंट को हमारा कंपाइलर इग्नोर करता है, वो ये जब सिंबल पाता है तो ये समझ जाता है कि ये कमेंट है, अब जान जाता है कि यहाँ तक ये कमेंट है, तो इसको वो जो है कन्वर्ट करता ही नहीं है, ट्रांसलेट इसको करता ही नहीं है, इसको छोड़ देता है। ठीक है ना, ये आपके यूज के लिए है, ये बदलना नहीं है सोर्स कोड में। ठीक है ना, इसी तरह हम कहीं पर भी कुछ भी लिखना चाहें तो अपने प्रोग्राम में इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो कुछ भी लिखेंगे वो आप इस तरीके से, कमेंट का एक सिंबल होता है वो उसी तरीके से देंगे। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई कमेंट की। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, इसकी बात हम करेंगे आगे। इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पर फिर हम आगे बढ़ते हैं टोकन्स। अब टोकन्स क्या होते हैं? ठीक है, तो टोकन्स हमने कहा कि सी प्रोग्रामिंग में हर जितने भी चीजें होती हैं, जब एक प्रोग्राम लिखा होता है तो उस प्रोग्राम में हर वर्ड का एक मतलब होता है। ठीक है ना, तो इस प्रोग्राम में जितनी भी लाइनें लिखी हैं, चाहे वो इंट हो, चाहे वो m1 हो, चाहे वो avg हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो printf हो, चाहे वो scanf हो, चाहे वो कुछ भी हो, इवन सेमीकोलन हो, कुछ भी हो, हर लाइन का, हर वर्ड का एक मतलब होता है। ठीक है ना, एक मीनिंग होती है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसका अपना कुछ मीनिंग होता है, वो हमारी सी प्रोग्रामिंग में टोकन कहलाती है। ठीक है ना, तो एक जो स्मॉलेस्ट वर्ड होता है, स्मॉलेस्ट वर्ड इंग्लिश में जैसे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसके वर्ड होते हैं ना। ठीक है ना, उसके हम कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, उसके वर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक उस हर वर्ड का कुछ मतलब होता है ना। तो जो स्मॉलेस्ट वर्ड है ना, हमने कहा उसको हम वर्ड बोल रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं वहां पे वर्ड, ठीक है ना, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं वर्ड, इंग्लिश हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं वर्ड, हिंदी में बोल रहे हैं शब्द। ठीक है ना, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में बोलते हैं उसको हम टोकन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? टोकन। तो अब हमने कहा, अब हम तो टोकन जब हम बोल रहे हैं तो टोकन का मतलब लेकिन जिसकी कुछ मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, कुछ मीनिंग, किसी मकसद से, किसी मीनिंग से वो वहां पे लगाया गया हो। ठीक है ना, तो अब हमने कहा कि वो अब कितने तरह के वर्ड्स, कितने तरह के टोकन्स मौजूद हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे प्रोग्राम में हो सकती हैं। ठीक है ना, तो अब हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हमारे प्रोग्राम में हमने कहा कि हमारे प्रोग्राम में जो है, अगर कोई वर्ड मौजूद है तो हो सकता है कि वो कीवर्ड हो। हमारे प्रोग्राम में कोई वर्ड मौजूद है तो हो सकता है वो आइडेंटिफायर हो। हमारे प्रोग्राम में कोई कीवर्ड मौजूद, कोई वर्ड मौजूद है, कोई टोकन मौजूद है तो हो सकता है वो टोकन कांस्टेंट हो सकता है वो स्ट्रिंग हो सकता है वो स्पेशल सिंबल हो। ठीक है ना, और या हो सकता है कि वो ऑपरेटर हो। इतने में से कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर कोई भी वर्ड हमारा प्रोग्रामिंग में, हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, कोई भी टोकन मौजूद है, तो उनमें से वो कोई एक चीज हो सकती है। चाहे वो कीवर्ड्स हो, चाहे वो आइडेंटिफायर हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो स्पेशल सिंबल हो, और चाहे वो ऑपरेटर्स हो। तो जो कुछ होगा वो इन्हीं में से कुछ होगा। समझ में आ रहा ना? तो अब हमने कहा, अब हम पहली बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है ना, तो कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमने बताया कि कीवर्ड्स आपके रिजर्व वर्ड होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स। हाँ, तो जब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग कंपाइलर के पास पहले से ही होती है। पहले से ही कंपाइलर ने उसको, उसकी एक खास मीनिंग कंपाइलर के लिए होती है। तो वो वर्ड क्या होते हैं? वो वर्ड आपके कीवर्ड होते हैं। ठीक है ना, अगर हमने कहा कि उसमें लिखा हुआ है ब्रेक, तो कंपाइलर का मतलब है, कंपाइलर के पास है उसका, ब्रेक का मतलब है कंपाइलर के लिए। कहीं लिखा हुआ है न्यू, ठीक है ना, तो न्यू का मतलब है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए आप बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अब कई कई सारे वर्ड के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं। ठीक है ना, तो अगर कुछ वर्ड है, अगर हमने कह दिया कि, अगर हमने कहा पीएम, तो पीएम, आप जानते हैं कि एक तो टाइम वाला होता है एएम पीएम। ठीक है ना, एक पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, तो इसी तरीके से अब हमने कहा कि वहां यहाँ पर मतलब है कई सारे, पहली बात जब हम पीएम बोलेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत प्राइम मिनिस्टर जाएगा। ठीक है ना, तो उसी तरीके से जो है
कुछ हर वर्ड की कुछ एक खास मीनिंग होती है। तो अब सी में भी तमाम सारे ऐसे वर्ड हैं जिनकी मीनिंग है, वो आप उसको चाहें इस्तेमाल करना तो आप नहीं कर पाएंगे, उसको कंपाइलर को पता होगा और वो मीनिंग बदली भी नहीं जा सकती। कीवर्ड्स की जो मीनिंग है वो बदली नहीं जा सकती, उसकी जो बेसिक मीनिंग है आप चाहे उसको बदल दें तो उसकी बेसिक मीनिंग बदली नहीं जा सकती, ठीक है ना, क्योंकि कंपाइलर जब उसको डिजाइन किया गया है तो उसकी मीनिंग वहां पर रखी गई है, तो उस मीनिंग को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए कीवर्ड क्या, अब जैसे चाहे आप कितने कीवर्ड्स हैं, अब हमने कहा सी प्रोग्रामिंग में टोटल कितने कीवर्ड्स हैं, 32। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, इसको 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 चार भी बोलते हैं, ठीक है ना। कई सारे जो है आप इसको इसको चार भी बोलते हैं, कैर भी बोलते हैं, चार भी बोलते हैं, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। Continue, do, default, const, double, else, enum, extern, for, if, go to, float, int, long, register, return, sign, static, size of, short, struct, switch, type def, union, void, while, volatile और unsigned, ठीक है ना। तो there are 32 keywords in C programming, हाँ। अब हमने कहा ये 32 कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी एनसीसी होती है, हाँ, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग सी में कितने वर्ड होते हैं, 32, हाँ। तो सी को देखिए डेनिस रिची ने जब 1972 में बनाया, लेकिन इसको इसको स्टैंडर्ड जो मिला, जो इसको स्टैंडर्डाइज किया गया वो किया गया 1989 में, ठीक है ना। तो अमेरिका की एक अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, हाँ, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एनसी जिसको बोलते हैं। अब जैसे आप आईएसओ आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो उसी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है आईएसओ, तो उसी तरीके से वो एनसी जो है वो आईएसओ का पार्ट है। तो वो एक स्टैंडर्ड देती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, तो वहां पर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को एक स्टैंडर्ड दिया गया, ठीक है ना। तो फिर 1989 में दिया, फिर 99 में दिया, फिर 2011 में भी दिया, और एनसी को आईएसओ सी भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आईएसओ सी, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, एनसीसी भी बोला जाता है सी को और आईएसओ सी भी बोला जाता है, ठीक है। तो कितने कीवर्ड्स हैं टोटल, टोटल कीवर्ड्स आपके 32 हैं, ठीक है। अब कीवर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहली बात कि कीवर्ड्स की मीनिंग सभी को पहले से एक्सप्लेन होती है, कंपाइलर्स को पहले से पता होती है। दूसरी बात, कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा कंप्यूटर अलाउड नहीं करेगा, ठीक है ना। तीसरी बात, कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड, कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। चौथी बात, देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी, तो कितने कीवर्ड हैं, 32, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म है, कोई भी पेपर आप उठा के देखिए, आपको ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं, इन्हीं 4 पॉइंट पर बेस्ड एक नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है चैट बॉक्स में जो है टेक्स्ट करिए तुरंत, ठीक है ना। तो पहली बात, कीवर्ड्स हमने कहा कि जिसकी मीनिंग कंपाइलर को पहले से क्लियर हो। दूसरी बात, कीवर्ड्स का नाम नहीं बदल सकते हैं, कीवर्ड कीवर्ड हमने कहा, कीवर्ड को सॉरी आप वेरिएबल नेम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप चाहे ब्रेक, जैसे आप इंट ए, फ्लोट ए, कैर M1 M2 दे रहे थे, तो आप सोचें कि इंट ब्रेक लिख लें, इनमें से जितने भी वर्ड दिए हैं, आप इंट डबल लिख लें, फ्लोट एल्स लिख लें, या कैर रजिस्टर्ड लिख लें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, वो सी में पॉसिबल नहीं है। आप चाहें अगर इंट, यहाँ पर हमने कहा फॉर लिखा है, तो इंट फॉर लिख लें, तो ये इनवैलिड होगा, ठीक है ना। या फिर हमने कहा फ्लोट स्टैटिक लिख लें, तो ये क्या होगा, ये इनवैलिड होगा, ये अलाउड नहीं है, ठीक है ना। ये सी में अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि ये कीवर्ड है, इनका कुछ मतलब है कंपाइलर के लिए पहले से, आप इसको अपना वेरिएबल नहीं बना सकते, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए, और बाकी 32 कीवर्ड्स होते हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। और कीवर्ड रिजर्व वर्ड भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमने बताया, नेक्स्ट आपका है कीवर्ड्स के बाद आइडेंटिफायर, ठीक है ना। अब आइडेंटिफायर क्या चीज होती है, ठीक है ना, तो पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर।
चलिए हम बता देते हैं, आइडेंटिफायर वाली स्लाइड हमको लग रहा है डिलीट हो गई है, इसको हम बताते हैं, ऐसे बता देते हैं आपको। आइडेंटिफायर हमने कहा क्या होते हैं, आइडेंटिफायर बेसिकली आपके क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो आपके क्या करते हैं, जो आपके पहले से मौजूद, मतलब जिनको जो आप नाम देते हैं, ठीक है ना। एक मिनट हम खोल देते हैं दूसरी फाइल, एक मिनट रुकिए, एक मिनट लगेगा। देखिए अब जब हमने कहा ये वेरिएबल्स हम लिख रहे हैं, ये एक वेरिएबल हमने मेमोरी का बनाया, हमने कहा मेमोरी ली हमारे प्रोग्राम ने, तो जब हमारे प्रोग्राम ने मेमोरी ली, ठीक है ना, तो अब ये मेमोरी ली, तो अब ये एक मेमोरी ये ले ली M1 ने, ये अगर हम नाम ना देते, एक ये ले ली, ठीक है ना, एक ये ले ली, ठीक है ना, एक ये ले ली, इस तरीके से 5 वेरिएबल लिए, या 6 यहाँ पे सम को भी ले लिया है, ठीक है ना, तो इस तरीके से वैल्यू ली है, एक एवरेज भी ले लिया है, ठीक है ना। अब ये 7 लोकेशन मेमोरी की हो गई ना। अब हम इसको अगर नाम नहीं देंगे तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि भाई ये भी M1 है, ये भी इंटीजर टाइप के डेटा को रख रहा है, ये भी रख रहा है, ये भी रख रहा है, ये भी रखा है, ये भी रख रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे हम लोग सब ह्यूमन हैं, तो हम लोग एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नाम से। अगर हमको बुलाना होता है भाई, ऐसे तो हमें पता है कि हाँ ये लोकेशन अलग है, ये 2000 पर है, ये 4000 पे है, ये 7000 पे है, ये 8000 पे है, ये हमें पता है, ये सब अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई करते कैसे हैं, तो हम कह रहे हैं इसको आइडेंटिफाई करते कैसे हैं। तो अब हमने कहा आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ना, ये वाला वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम उसका नाम से। अब हम लोग एक दूसरे को, आप हमको कैसे जानते हैं कि भाई आपने कहा कि अमन सर हैं, ठीक है ना, या फिर हमने कहा कि हम किसी बच्चे को जानते हैं, विक्रम, रोहित, को तमाम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उनको हम कैसे जान रहे हैं, उनके नाम से हम पहचान जाएंगे। लेकिन अगर हमें पुकारना होगा तो कैसे पुकारेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पर इतने आप लोग सब मौजूद हैं, अगर हमें किसी एक को बुलाना है तो उसका नाम लेके कहेंगे ना, तभी तो हम उसको बुला पाएंगे ना, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर आइडेंटिफायर से आपको नाम पता चलता है कि भाई आप उससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं वेरिएबल को, ठीक है ना। तो अब चलिए ठीक है, अब एक तरीके से ये क्या होता है, ये नाम होता है। आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है, नाम होता है। अब किसका नाम होता है, इट रिफर्स टू नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल के नाम होते हैं। फिर दूसरी बात, किसका वेरिएबल का नाम होता है, एरेज का नाम होता है, आगे आप एरेज पढ़ेंगे, एरेज का नाम होता है। तीसरी चीज जो है आपके तो हमने कहा कि ये फंक्शन के भी नाम होते हैं, आप फंक्शन के भी नाम बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा वेरिएबल्स के नाम होते हैं, फंक्शंस के नाम होते हैं, एरेज के नाम होते हैं, ये सब आइडेंटिफायर होते हैं प्रोग्राम के अंदर, ये सब आइडेंटिफायर होते हैं। अब हमने कहा ये M1 M2 M3 और बाकी ये यूजर डिफाइंड होते हैं, मतलब यूजर इसको देता है। आपने M1 M2 M3 M4, हमने M1 M2 M3 M4 M5 लिखा है, आपको M1 ना अच्छा लग रहा हो, आप मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 लिख लीजिएगा। आप मान लीजिए अगर ये इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं तो आप फिजिक्स के लिए P, केमिस्ट्री के लिए C, मैथमेटिक्स के लिए M, और इस तरीके से हिंदी के लिए E और इंग्लिश के लिए H, ऐसे यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नाम जब दिया जाता है तो उससे कुछ रूल्स होते हैं, नेमिंग रूल्स, कुछ नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है ना। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना, उन नेमिंग कन्वेंशन का, ठीक है ना। जब आप नाम डिसाइड करेंगे तो उन नाम नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो वो नेमिंग कन्वेंशन क्या है, पहली बात, ठीक है ना, पहली बात, जो भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है वो आपका क्या होना चाहिए, वो किसी भी कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए, जो आप पहले से पहले वाली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। जब अभी हमने बताया कीवर्ड्स के बारे में बताया, तो हमने बताया कि आप आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड का नाम नहीं रखें, ठीक है, पहली बात क्लियर। दूसरी बात जो इसको आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जो इसमें रख सकते हैं उसमें क्या रख सकते हैं। और देखिए ये जो नेमिंग कन्वेंशन है ना, ये लगभग जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सब में वही हैं,
ठीक है ना, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात करिए, चाहे आप जावा की बात करिए, चाहे आप पाइथन की बात करिए, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करिए, नेमिंग कन्वेंशन लगभग सभी में यही है। ठीक है ना, कि पहली बात कीवर्ड का नाम नहीं रखेंगे, दूसरी बात आप इसको जो है इसकी जो शुरुआत करेंगे वो नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं। इसका नाम रखते वक्त आप या तो अल्फाबेट से शुरू करेंगे और या फिर आप अंडरस्कोर, दो चीजें होती हैं। अंडरस्कोर आपने देखा होगा, अंडरस्कोर कुछ ऐसा बनता है, भाई अल्फाबेट आप जानते ही हैं, ABCD कुछ भी हो सकता है, इससे शुरू कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, अंडरस्कोर। ठीक है ना, देखिए माइनस अलग होता है, माइनस ये है ना, ये अंडरस्कोर है जो नीचे लिखते हैं ना हम, जैसे हमने कहा रोल, यहाँ पर नंबर, ये अलाउड है। ठीक है ना, अब हमने कहा आप ऐसा भी लग सकते हैं रोल, ये भी चल जाएगा। ठीक है ना, रोल तो चलेगा ही, रोल नंबर मान लीजिए आपने लिखा, चलेगा। हमने कहा ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा। लेकिन हमने कहा अगर हम ये ऐसा लिख दें वन रोल, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ऊपर दोनों वैलिड हैं, ये चल जाएगा। अगर हम वन रोल की जगह हम रोल रोल नंबर 1 कर दें, ये चलेगा। ठीक है ना, तो रोल नंबर, अंडरस्कोर रोल नंबर और ये रोल नंबर 1, ये सब चल जाएंगे, ये सब वैलिड हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर आप इसी को आप बोलेंगे वन रोल, तो ये नहीं चलेगा, बताया ना हमने, तो ये लास्ट वाला इनवैलिड है। ठीक है, दूसरी बात, तो पहली बात हमने देखी कि आपका जो आइडेंटिफायर का नाम होगा वो कीवर्ड का नाम नहीं होगा। दूसरी बात, जो कीवर्ड जो आपका नाम होगा, आइडेंटिफायर होगा, उसकी शुरुआत हमेशा या तो अल्फाबेट से होगी या तो अंडरस्कोर से होगी, दूसरी तीसरी चीज से नहीं होगी। कीवर्ड से कभी भी बिगिन नहीं हो सकता हमारा आइडेंटिफायर, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंडिंग में हो सकता है, एंडिंग में वो नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंदर आप बाकी चीजें, ये डॉट और ये सारी चीजें नहीं लगाएंगे आप। ठीक है ना, वो सब ऑपरेटर में काउंट होगी। ठीक, हाँ, अगर मान लीजिए आप जैसे आपको रोल नंबर लिखना है तो रोल और नंबर में आप ये अंडरस्कोर लगा लीजिए। ठीक है ना, ये स्पेस अलाउड नहीं होगा। जब हम लिख रहे होंगे ना आइडेंटिफायर, तो उसमें हमको देना हो कि भाई रोल और नंबर, इसको हम कर लें स्पेस लिख लें, ये अच्छा नहीं लग रहा है रोल, या हमने पास पास लिख दिया, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो अलाउड है, लेकिन अगर आपने ये स्पेस दे दिया तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है ना, तो ये अलाउड नहीं है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस नहीं देना है। ठीक है, अगर आपको दूर दूर रखना ही है तो ये अंडरस्कोर बीच में लगा लीजिए, आपकी बात भी पूरी हो गई और उनकी बात भी पूरी हो गई कि हमें स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस की जगह अंडरस्कोर चल सकता है। तो ये चारों वैलिड हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके अलावा आप करेंगे तो वो चीजें वैलिड नहीं होंगी। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर लिखने से पहले चार चीजें आप दिमाग में रखिए। पहली चीज, आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड नहीं होगा। दूसरी बात, आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर की जो शुरुआत होगी वो या तो अल्फाबेट से होगी या तो अंडरस्कोर से होगी, इसके अलावा नहीं होगी। ठीक है ना। तीसरी बात, आइडेंटिफायर के नेम के दौरान अगर दो वर्ड का नाम लेना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि बीच में आप स्पेस लगाना पड़ेगा दो वर्ड का नाम लिखने के लिए। रोल और नंबर, स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेस बीच में नहीं अलाउड है। तो फिर अगर आपको कुछ ऐसा करना ही हो तो अंडरस्कोर लगा के आप नाम चला सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं अलाउड है। और चौथी बात, बाकी जो है डॉट और कॉमा और ये सारी चीजें नहीं लगेंगी। या तो अल्फाबेट होगा या तो डिजिट होगा और या तो अंडरस्कोर होगा। इन तीनों के अलावा आप आइडेंटिफायर में और दूसरी चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और डिजिट के साथ भी नियम है कि डिजिट को आप शुरुआत में कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वन रोल नहीं लिख सकते हैं डिक्लेयर करने के लिए, या वन सम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं चलेगा। सम वन चल जाएगा, ठीक है ना, सम वन चलेगा, लेकिन वन सम, वन रूल, टू सम, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, तो आइडेंटिफायर की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफायर के बाद। नेक्स्ट हम आते हैं
तो हमने देख लिया, हमने कीवर्ड देखे, हमने आइडेंटिफायर देखे। अब हम आगे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? देखिए कांस्टेंट बेसिकली वो नंबर होते हैं, ठीक है ना, हमने कहा कि जिनकी वैल्यू बदलेगी नहीं। एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल हमने कहा जिनकी वैल्यू वेरी करती है, और कांस्टेंट वो होता है कि हमने कहा जिनकी वैल्यू वेरी नहीं करती है, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट बनी रहती है। तो जिनकी वैल्यू बनी रहती है वो क्या है? वो आपके क्या है? वो कांस्टेंट हैं, जिनकी वैल्यू बदलेगी नहीं। अब 15 माइनस 15.5 ना। अभी अभी देखिए वो जनवरी 20 के उसमें एक क्वेश्चन था कि भाई इंटीजर कांस्टेंट बताइए क्या है, ठीक है ना। तो अब इंटीजर कांस्टेंट का मतलब है कि कांस्टेंट कांस्टेंट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जब कांस्टेंट लगा हुआ है तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट वो वैल्यू बदलनी नहीं है। अब जैसे हमने कहा यहाँ पे हम कांस्टेंट देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कांस्टेंट कितने तरीके के हो गए? एक न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गए, एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब इसी में न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक इंटीजर कांस्टेंट हो गया, एक रियल कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। कैरेक्टर कांस्टेंट में एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। दिख रहा है ना आपको? तो कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर जो जो बदलेगा नहीं, वेरिएबल का ऑपोजिट है। वेरिएबल की वैल्यू बदलती है, ठीक है ना। अगर हमने लिखा है इंट ए, ठीक है ना, तो इंट ए लिखा है तो ए, इंट ए का मतलब है कि ए की वैल्यू बार बार बदलेगी। ए की वैल्यू जो यूजर चाहेगा वो कर लेगा ना। लेकिन अगर हमने 2 लिखा है, 2 भी इंट है, ठीक है ना, लेकिन वो इंटीजर कांस्टेंट हो गया। 5 भी इंट है लेकिन वो इंटीजर कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने इसी में ये लगा दें, ये 2 में ये लिखा दें, इस 2 में जो नीचे वाला 2 है इसमें ये लगा दें, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया, ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं बचा, ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। इसका बड़ा नंबर लिख दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब जैसे हमने बात की यहाँ पर कि यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, जिनकी वैल्यू बदलेगी नहीं, वो सॉलिड रहेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। अगर 2 है तो 2 ही रहेंगे, 5 है तो 5 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, ठीक है ना। तो दो तरीके, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक इंटीजर कांस्टेंट हो गया, एक रियल कांस्टेंट हो गया। इंटीजर का मतलब ये वाले 123 माइनस 123, इंटीजर का मतलब होल नंबर होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। तो होल नंबर आपको पता है कि होल नंबर जो पूरा नंबर होता है, पूर्णांक, ठीक है ना। तो हमने कहा 123, लेकिन अब इंटीजर में क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 123 भी इंटीजर कांस्टेंट है, माइनस 123 भी इंटीजर कांस्टेंट है, इवन 0 भी इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब लेकिन हम यहाँ पे बात करें कि ये जब जिसकी बात कर रहे हैं रियल कांस्टेंट की, तो रियल कांस्टेंट में का 0.0083, 0.95, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये आपके रियल कांस्टेंट है। रियल कांस्टेंट का मतलब है कि जो डेसिमल में पॉसिबल हैं, ठीक है ना, जो डेसिमल में पॉसिबल हैं वो सब क्या है? वो सब आपके रियल कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब हमने कहा अगर जब हम बात कर रहे थे कैरेक्टर कांस्टेंट की, तो कैरेक्टर कांस्टेंट हमने कहा कि दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, एक स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब, अब हमने कहा ये 5xa, ठीक है ना, ये सब सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। ये नंबर भले हो नंबर, लेकिन ये इन्वर्टेड कॉमा लगने से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगने से ये क्या हो गया है? ये आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया है, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट हमने कहा कि यहाँ पर अब हेलो लिखा हुआ है, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये पूरे स्क्रीन पे आपको प्रिंट कराना है, मान लीजिए एज इट इज, कैलकुलेट नहीं करना है इसको, एज इट इज प्रिंट कराना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप कुछ भी लिखोगे वो क्या होता है? वो सब आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट में होता है। समझ में आ रहा है ना? तो कांस्टेंट क्लियर हो गया। तो हमने कीवर्ड बताया आपको, ठीक है ना, कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जितनी भी चीजें हैं इसमें हर चीज एक या दो नंबर सॉलिड है, आपका कोई भी पेपर उठा के देखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल सिंबल्स की, ठीक है ना। तो सी में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो स्पेशल सिंबल होते हैं।
तो स्पेशल सिंबल का मतलब ये होता है कि जो खास तरह के सिंबल होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक आपको ब्रैकेट दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, एक पैरेंथेसिस दिख रहा है, एक आपको कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है, ठीक है ना, एक आपको कॉमा दिख रहा है, फिर सेमीकोलन दिख रहा है, फिर कॉलन दिख रहा है, ठीक है ना, ये सबके नाम हैं। ध्यान ध्यान में आ रहा है ना, ये सबके नाम हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये पैरेंथेसिस है, ये कर्ली ब्रेसेस है, ये कॉमा है, ये सेमीकोलन है, ये कॉलन है, ठीक है ना, ये एस्ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी आपके क्या हैं, ये सब स्पेशल सिंबल्स हैं, ठीक है। तो अब भाई आप जब आप देखते हैं, जब आप अपना कोड उठा के देखें तो उस कोड में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं ना, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है, ये देखिए सिंबल है, ये पैरेंथेसिस यहाँ दिख गया, ये कॉमा दिख गया, ये देखिए सेमीकोलन दिख गया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, देख रहे हैं ना, तो ये सब चीजें पार्ट हैं, ये भी आपके प्रोग्राम का पार्ट है, ये भी हमने कहा टोकन, इसका भी कुछ एक अपना मतलब है। आ रही ना बात समझ में। तो अब वो स्पेशल सिंबल्स हो गए। तो अब ब्रेसेस आपको पता है, दीज ओपनिंग एंड एंडिंग कर्ली ब्रेसेस मार्क्स द स्टार्ट एट द एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड कंटेनिंग मोर देन वन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो अब ब्रेसेस बताती हैं कि भाई अगर हमने कहा मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक फैला है, यहाँ शुरू हुआ यहाँ बंद हुआ है। अगर ब्रेसेस ना होता, ये कर्ली ब्रेस ना होता, तो आप कैसे डिफाइन करते, ठीक है ना। अब जो लैंग्वेजेस आ रही हैं, जैसे हमने कहा पाइथन की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो पाइथन की प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि ब्रेस की जरूरत नहीं है, वो आप इस तरह का जो है इस तरीके का आप यूज करते हैं, इस तरीके से उसको आप इंडेंट करते हैं कि भाई हमने इफ लिखा है तो इफ के नीचे अगर एक टैब हम छोड़ के लिख रहे हैं तो वो उसका एरिया है, और फिर से हम शुरुआत से लिखते हैं तो फिर वो दूसरा एरिया है। लेकिन यहाँ पर आपको सी प्रोग्रामिंग में ब्रेसेस अवेलेबल हैं। तो आप ब्रेस शुरू होती है, ब्रेस बंद होती है, इससे आपको पता चलता है कि कहाँ पे चीज शुरू हो रही है, कहाँ पे बंद हो रही है, ठीक है ना। अब हमने कहा ये सारी क्या है, ये सारी आपकी ब्रेसेस हैं। तो इसी तरीके से पैरेंथेसिस भी आप इस्तेमाल करते हैं। पैरेंथेसिस बेसिकली आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शन में आप पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रैकेट्स आप अभी एरेज में आप ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। तो दीज आर द स्पेशल सिंबल्स, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चीज हमारी क्या आती है, स्ट्रिंग हमने देख लिया, कीवर्ड्स हमने कर लिए, आइडेंटिफायर देख लिया, कांस्टेंट देख लिया, स्ट्रिंग्स देख ली, ठीक है ना, और साथ में स्पेशल सिंबल्स भी देख लिए, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट वाली चीज बची है ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ऑपरेटर्स बेसिकली अब हमने कहा कि ऑपरेटर्स वो होते हैं जिन पर ऑपरेशन होता है, जिन पर भी ऑपरेशन होता है वो सब क्या होते हैं, वो सब आपके ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना। तो अब ऑपरेटर हमने कहा कि अब जैसे a प्लस बी है, तो a और b ऑपरेंड है और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, अगर हमने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो जब हम अपनी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस एक्सप्रेशन में कई चीजें होती हैं। तो अगर हम बात करें इस एक्सप्रेशन की, तो इस एक्सप्रेशन में हमने कहा कि दो चीजें हैं। एक पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या है, ऑपरेंड, ठीक है ना। अब हमने कहा एक ऑपरेंड है और एक क्या है, ऑपरेटर्स है, ठीक है ना। अब हमने कहा ऑपरेंड क्या है, जो भी चीजें ये इस्तेमाल हो रही हैं, अगर हम यहाँ पे ऑपरेंड की बात करें तो ये ऑपरेंड है, ठीक है ना, ये वाला भी ए भी ऑपरेंड है, ठीक है ना, और ये बी भी ऑपरेंड है। तो ए बी सी क्या है, ऑपरेंड है। अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो ये हमारा ये ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है। तो ऑपरेंड अलग चीज जिन पर काम होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो करते हैं। तो अगर हम इसको देखें ऑपरेंड और ऑपरेटर्स में, तो अगर हम a माइनस बी माइनस सी लिखें तो b माइनस सी क्या हो गया, b माइनस सी आपका क्या हो गया, उसमें माइनस लिख रहे हैं और c लिख रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, माइनस ऑपरेटर हो गए, और b और c ऑपरेंड हो गए। अगर कुछ भी लिख सकते हैं तो बीच में जो कुछ होता है वो ऑपरेटर होता है। तो ये तो अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बाकी हमने कहा वो सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटर इज अ सिंबल
ठीक है ना। जो कंपाइलर को बताता है कि ये मैथमेटिकल ये काम करना है, आपको मैथमेटिकल काम करना है, लॉजिकल काम करना है, ये मैनिपुलेशन आपको करना है प्रोग्राम में, तो वो ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर्स के कुल कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। The first is arithmetic, the second one is relational, logical, assignment, increment, decrement, conditional, bitwise and special। ठीक है ना। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, सब ऑपरेटर्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑपरेटर्स को फिर हम कल देखते हैं। बाकी जितना भी हमने पढ़ाया है उसको आप ढंग से रिवीजन करिएगा। ठीक है, रिवीजन जरूरी है क्योंकि देखिए हम इसमें हम काफी स्पीड से चलेंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई भी मतलब नहीं होना है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए साथ साथ आप रिवीजन करते हुए चलिए, रिवीजन करते रहिए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप देखिए। नेक्स्ट डे आप पूछिए हमसे कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, ठीक है ना, पढ़ाते में कुछ भी नहीं समझ में आया तो तुरंत चैट बॉक्स में आप टेक्स्ट करिए, और उसके बाद नहीं समझ में आया तो तुरंत ही आप पूछिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले। ठीक है।